नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। बजट 2021 और 22 में कृषि के लिए प्रावधान। वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन। भारत कोविड-19 की खुराक देने वाला तीसरा शीर्ष देश बन चुका है। खरीफ विपणन सीजन 2020 और 21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आपको बता दें, बजट में कृषि एवं ग्रामीण विकास पर सरकार का विशेष ध्यान रखे गए। बजट में कृषि, गांव, युवा, महिला और जनहितैषी के साथ बजट समावेशी स्वस्थ भारत, सशक्त भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। बजट 2021 और 22 बजट पेश किया गया है। इसमें सर क्या बजट में कोई विशेष क्या है? देखिए, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से अगर मैं पेयजल के बारे में बोलूं तो पिछले बार 11,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था और सरकार ने ये भी हमको फैसिलिटी दी थी कि 12,000 करोड़ रुपए और भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो 11,500 करोड़ रुपए का लास्ट ईयर का बजट था। उसके सामने इस साल 50,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। तो पेयजल के लिए, हर घर नल से जल के लिए, जल जीवन मिशन के लिए बजट में लगभग 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़ा काम है और सबसे बड़ा ये है कि हर घर में, हर महिला को, हर परिवार में नल से शुद्ध जल मिले, जिससे कि वो अपने जीवन को बेहतर बना सकें, अपने परिवार के बच्चों पर ज़्यादा समय व्यक्त कर सकें और ख़ास करके बच्चों को शुद्ध पानी मिल सके। जी सर, जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर। इसमें जैसे हर घर को जल ले और सबसे पहले इसमें सर क्वालिटी से संबंधित ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है सर। उसको हर घर जो जल के शुद्ध जल, जैसे बताया भी गया कि 8 से 10 लीटर पर जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसकी ज़रूरत है सर, इसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, सरकार ने इस चीज़ को मानती है और रियलाइज़ किया है कि पानी जो है हर घर को शुद्ध मिलना चाहिए, क्वांटिटी में मिलना चाहिए, एक समुचित मात्रा में मिलना चाहिए, 55 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से। और वो जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और डेली मिलना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ये भी इस चीज़ को समझते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ पे भी पानी में कंटामिनेशन पाया जाता है, कहीं पे आर्सेनिक है या फ्लोराइड है, आयरन है, सैलिनिटी है, उन क्षेत्रों में पेयजल, घर में शुद्ध पेयजल जल्दी से मिले, पहले मिले, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा गया है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि कई जगहों पे ऐसा हो सकता है कि जैसे फ्लोराइड अफेक्टेड एरिया है राजस्थान में और वहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो वहाँ पानी की स्कीम बनने में टाइम लगता है। तो ऐसे क्षेत्रों में ये है कि जहाँ पे ऐसी समस्या है कि अगर फ्लोराइड का कंटामिनेशन है, तो कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके हर घर में प्रति पर्सन, हर आदमी को 10 लीटर, 8 से 10 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से पीने के लिए और खाना बनाने के लिए शुद्ध पानी देना है। इस चीज़ का जल जीवन मिशन में आयोजन किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 तक हर घर को नल से शुद्ध जल मिलना शुरू हो। पर ये बीच के पीरियड में जब तक वो स्कीम उस गांव की तैयार नहीं होती है, तब तक इस तरह से 8 से 10 लीटर शुद्ध पानी मिलना चाहिए। जी सर, आपने बहुत बड़ी जो समस्या है बताया कि आर्सेनिक की समस्या है, सूखाग्रस्त की भी समस्या है। खासतौर से अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, वहाँ पर आर्सेनिक की समस्या बहुत ज़्यादा है सर, उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, आर्सेनिक की जैसे खास करके देखा गया कि वेस्ट बंगाल और आसाम के क्षेत्र हैं, वहाँ आर्सेनिक कंटामिनेशन है, कुछ यूपी में भी और कुछ बिहार में है। पर इसका सबसे एक अच्छा तरीका यह है कि भाई सरफेस वाटर का कहीं सोर्स है तो सरफेस वाटर से लेकर के स्कीम को बना करके घर में पानी दिया जा सकता है और वही किया जा रहा है। और कहीं जगह पे मान लिया सरफेस वाटर नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई झील नहीं है, कोई ऐसी पानी का सोर्स नहीं है, तो ग्राउंड वाटर जो है आर्सेनिक के, उसके लिए आर्सेनिक ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जा सकता है और आर्सेनिक ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके भी पानी दिया जा सकता है। सो शुद्ध पानी देने के लिए आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में सरफेस वाटर बेस्ड पाइप वाटर सप्लाई स्कीम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर आर्सेनिक ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके पानी दिया जाएगा। जी सर, और हर घर जल की जहाँ तक बात है, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से भी इस पर पहल किया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा भी। सर, ये कि आम आदमी के बीच में धारणा है कि आखिर केंद्र सरकार की मदद हमारे पास पहुँच रहा है या स्टेट गवर्नमेंट की? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को जब जल जीवन मिशन की घोषणा किया था तो उन्होंने एक बात बहुत कही थी कि हम राज्यों के साथ मिल करके इसका अमल करेंगे। पानी राज्यों का विषय है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके काम करती है। इसमें राज्य सरकार या कोई केंद्र सरकार अलग नहीं है। मकसद एक है कि हर परिवार को शुद्ध पानी मिले, एक महिला को उसकी ज़िंदगी बेहतर बने, उसको घर में पानी मिले, उसके बच्चों को पानी बाहर जा कर के नहीं लाना सके
पड़े और उसके लिए उसको घर में पानी मिले। तो इसमें ये सवाल बिल्कुल नहीं आता कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, मिलजुल करके हम सब काम कर रहे हैं। हर राज्य सरकारें हम लोगों के साथ मिलजुल करके काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी सर, ये आखिरी सवाल है सर, गंगा संरक्षण जो चल रहा है इस पर काफ़ी पैसे भी खर्च किया गया है। बहुत जगह पर सर स्टेट का है भी, जिससे स्टेट से गंगा गुजरती है, कि वहाँ पर इसको ज़्यादातर सफाई नहीं हुआ है, क्लीन नहीं हुआ है। तो सर ये कहाँ पर है, किस तरह से भी स्थिति है? देखिए, जब से हम लोगों ने देखा है नमामि गंगे आज तक का किसी भी नदी को बेहतर बनाने का आई थिंक सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर उस नदी में वहाँ के जीव जंतु वापस आ गए, अगर वहाँ पे डॉल्फिन वापस आ गई है, तो इसका मतलब है कि वहाँ की पानी का क्वालिटी इम्प्रूव हो चुका है। रही बात है कि सोसाइटी में एक कल्चर लाने का कि सफाई का कल्चर आए, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन और नमामि गंगे के अंदर दोनों में बहुत काम हो रहा है। अवेयरनेस जनरेशन का, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का, हर तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि लोग अपनी अवधारणा को, अपने उसको बदलें। और पानी के कोई भी सोर्स है, और गंगा तो पवित्र गंगा माँ मानी जाती है, तो उसमें गंदगी ना जाने पाए, ये एक बहुत बड़ा अभियान है। पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि गंगा का पानी बहुत ही अच्छा हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि जो उसमें भी जीव जंतु होने चाहिए थे आज वो आ चुके हैं और वो दिखाई पड़ते हैं। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ कि एक इंडिया में, जैसे हम पहले यूरोप में सुनते थे या यूएस में सुनते थे कि वहाँ पर नदियों का पुनर्जीवन किया गया और उनको ठीक ठाक किया गया और बेहतर किया गया, आज पहली बार गंगा नदी जो है इतनी अच्छी, इतनी व्हाट वी कॉल निर्मल और अविरल ऐसी नदी बन करके आई है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें, देश भर में किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ावा देने और किसानों तक फसल बीमा का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए खासतौर से 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 305 करोड़ रुपए की बजटीय वृद्धि है, जो देश में कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये योजना बुआई चक्र के पूर्व से लेकर फसल की कटाई के बाद तक के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें सुरक्षित की गई बुआई और फसल सत्र के मध्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा भी प्रदान करना शामिल है। 5 वर्ष पहले 13 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने इस प्रमुख फसल बीमा योजना को मंजूरी दी थी। किसानों के लिए देश भर में सबसे कम और एक समान प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में इस योजना की कल्पना की गई थी। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विश्व स्तर पर किसान भागीदारी के मामले में सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है और प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है। साल दर साल के आधार पर 5 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक किसानों से आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। पिछले 5 वर्षों में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने संरचनात्मक, तार्किक और अन्य चुनौतियों का सामना करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से शुरू करने की दिशा में बड़े पैमाने पर काम किया है। इस योजना को 2020 में इसके सुधार के बाद किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया गया था।
इस योजना ने किसान को फसल बीमा ऐप, कृषक कल्याण केंद्र, CSC केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से किसी भी घटना के होने के 72 घंटों के भीतर हुए फसल के नुकसान की रिपोर्ट करना और भी आसान बना दिया है। इसके बाद नुकसान के दावा का लाभ पात्र किसान के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किया जाता है। PMFBY पोर्टल के साथ भूमि रिकॉर्ड का संयोजन किसानों के नामांकन को आसान बनाने के लिए फसल बीमा मोबाइल ऐप का उपयोग और उपग्रह इमेजरी, रिमोट सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक से फसल नुकसान का आकलन करने के लिए योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इस समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत नामांकित कुल किसानों में से 84% छोटे और सीमांत किसान हैं। इस प्रकार सबसे कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार का उद्देश्य संरचनात्मक, तार्किक और अन्य चुनौतियों का समाधान करना है और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लाभ का विस्तार करना है। और इसी के साथ ही वक्त हो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें, कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम के 23वें दिन स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने का आंकड़ा 58 लाख को पार कर चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत कोविड-19 की खुराक देने वाला तीसरा शीर्ष देश बन चुका है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में टीका लगा चुके लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है। दिल्ली में 1,09,589, बिहार में 3,79,042, आंध्र प्रदेश में 2,99,649, गुजरात में 4,46,367, हरियाणा में 1,39,129, कर्नाटक में 3,88,476, मध्य प्रदेश में 3,42,016, महाराष्ट्र में 4,73,480, ओडिशा में 2,76,323, राजस्थान में 4,60,994, पश्चिम बंगाल में 3,54,000 और उत्तर प्रदेश में 6,73,542 है। आपको बता दें, वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020 और 21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से MSP पर खरीफ 2020 और 21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था। पिछले वर्ष के 515.38 लाख मैट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 606.34 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से MSP पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के
515,38,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 606,34,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जिसमें पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 17.64% की वृद्धि दर्ज की गई। 606,34,000 मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202,77,000 मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 33.44% है। वर्तमान में जारी KMS खरीद संचालन के तहत 1,14,478 करोड़ 25 लाख रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है और इससे लगभग 88,53,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। खरीद में ट्रांसपेरेंसी आए, ई ट्रांजैक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े, इसके लिए 1,000 मंडियों को इनाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया और 1,000 और अब कर देंगे, बजट में प्रावधान हो गया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के GDP में तीव्र गति से बढ़े। ये जो कृषि सुधार बिल हैं, ये बिल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को भी और सारे किसान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। अखिल भारतीय व्यापार पोर्टल कृषि उत्पादन के लिए वन नेशन वन मार्केट का सपना साकार करने में मदद कर रहा है। 1000 नई मंडियों को जोड़कर उसका विस्तार। राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो ई-नाम के नाम से मशहूर है, कृषि विपणन में एक अभिनव पहल थी, जिसे किसान की अनेक बाजारों और खरीदारों तक डिजिटल पहुंच बढ़ाने और व्यापार के लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया था, ताकि बाजार मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य की प्रस्तुति की जा सके और कृषि उपज के लिए एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा विकसित हो सके। 18 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों में 1000 बाजारों को जोड़कर ई-नाम के तहत बेहतर बाजार लिंकेज प्रदान किया गया था। अब तक 1.69 करोड़ से अधिक किसानों और 1.55 लाख व्यापारियों ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया है। ऑनलाइन और पारदर्शी बोली प्रणाली किसानों को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर तेजी से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 4.13 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा माल और 3.68 करोड़ रुपए की नारियल वस्तुओं और 1.22 करोड़ रुपए की बांस की वस्तुओं की कुल व्यापार मात्रा दर्ज की गई है। इस मंच में किसानों को सीधे भुगतान करने की व्यवस्था है। 1000 मंडियों में ई-नाम की सफलता को देखते हुए अब ये विस्तार के मार्ग पर है, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को जारी केंद्रीय बजट में घोषित किया गया है। यानी ई-नाम के साथ 1000 और मंडियों को जोड़ा जाएगा। इससे मंडियों को और मजबूती मिलेगी। कोविड-19 के दौरान ई-नाम में FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल की शुरुआत कर ई-नाम प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप को और मजबूत किया गया है, जहां FPO उनके उत्पाद को APMC लाए बिना उनके संग्रह केंद्र से व्यापार कर सकता है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर अब तक 1844 FPO हैं। वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल भी ई-नाम में शुरू किया गया, ताकि ENWR पर आधारित गोदामों से व्यापार की सुविधा मिल सके। यहाँ पर अंतर मंडी और अंतर राज्य व्यापार की सुविधा के लिए लॉजिस्टिक मॉड्यूल का परिष्कृत संस्करण जारी किया गया है, जिसके द्वारा परिवहन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के समूहक शामिल हुए हैं, जो उपयोगकर्ताओं को अपनी उपज ले जाने के लिए पता लगाने योग्य परिवहन सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करते हैं। किसानों को दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी उपज बेचने की सुविधा देगा, जिससे उनकी बाजार पहुंच बढ़ जाएगी। ई-नाम अब प्लेटफॉर्मों के रूप में विकसित हो रहा है, ताकि एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जा सके, जो कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्लेटफॉर्मों की विशेषज्ञता का लाभ उठा सके। मूल्य श्रृंखला अर्थात ई-नाम के साथ सर्विस प्लेटफॉर्म का विकास और एकीकरण किसानों को उनकी उपज में मूल्य जोड़ने और उनके लिए कृषि विपणन आसान बनाने की सुविधा प्रदान करता है। ई-नाम केवल एक योजना नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है, जिसका उद्देश्य अंतिम मील पर किसान को लाभ पहुंचाना है और उनकी कृषि उपज बेचने के तरीके को बदलना है। इसी तरह का हस्तक्षेप हमारे किसानों को अतिरिक्त लागत के बिना पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी और लाभकारी मूल्यों का एहसास कराकर उनकी आय बढ़ाने में मदद करता है।
नाबार्ड के तहत 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष का गठन किया गया। MIF में 5,000 करोड़ रुपए और डालकर इसे दोगुना करने का प्रस्ताव है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग देश के सभी राज्यों में साल 2015-16 से एक केंद्र प्रायोजित योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कार्यान्वयन कर रहा है। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक है। ये योजना खेत के स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग क्षमता में बढ़ोतरी पर केंद्रित है। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के अलावा ये घटक सूक्ष्म सिंचाई के लिए पूरक स्रोत निर्माण को लेकर सूक्ष्म स्तरीय जल भंडारण या जल संवर्धन या प्रबंधन गतिविधियों का भी समर्थन करता है। देश में साल 2015-16 से लेकर अब तक 52.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई के पूरक को लेकर 4.84 लाख सूक्ष्म स्तरीय जल संवर्धन या द्वितीयक भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। योजना के हालिया मूल्यांकन अध्ययनों से संकेत मिलते हैं कि सूक्ष्म सिंचाई का कवरेज राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक है। इन प्राथमिकताओं में खेती के पानी के उपयोग दक्षता में काफी सुधार, फसल उत्पादकता में वृद्धि, किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करना और रोजगार के अवसरों को पैदा करना आदि शामिल हैं। इस कोष का प्रमुख उद्देश्य PMKSY PDMC के तहत उपलब्ध प्रावधानों से अलग सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने को लेकर किसानों को शीर्ष या अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संसाधनों को जुटाने में राज्यों को सुविधा प्रदान करना है। राज्य विशेष जरूरतों के आधार पर PPP मोड की परियोजनाओं सहित नवाचार एकीकृत परियोजनाओं के लिए राज्य MIF का विशेष रूप से उपयोग कर सकते हैं। MIF के तहत भारत सरकार राज्य सरकार को दिए गए ऋणों पर 3% ब्याज के रूप में आर्थिक सहायता भी करती है। इनके माध्यम से 12.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं जम्मू और कश्मीर से प्राप्त प्रस्ताव राज्य स्तरों पर प्रक्रिया में है। वहीं सूक्ष्म सिंचाई क्षमता एवं इसके महत्व पर विचार करके अधिक से अधिक राज्य सूक्ष्म सिंचाई कोष से सहायता प्राप्त करने को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। खेतों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए देश में किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाने और इसके विकास एवं विस्तार के लिए नाबार्ड के तहत गठित MIF की प्रारंभिक पूंजी 5,000 करोड़ रुपए को दोगुना करने के लिए बजट में घोषणा की गई है। इसके लिए कोष में 5,000 करोड़ रुपए की राशि और डाली जाएगी। MIF की प्रारंभिक पूंजी में 5,000 करोड़ रुपए की इस वृद्धि से जल के विवेकपूर्ण उपयोग, जल उपयोग दक्षता में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार को बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा, जो अंततः किसान समुदाय की आय में वृद्धि करेगा। तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।